नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो कल की वीडियो में हमने फार्माकोथेराप्यूटिक्स के पहले चैप्टर के बारे में डिस्कशन किया था और उसी में कुछ टॉपिक्स बचे रह गए हैं, तो उनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो कल की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोथेराप्यूटिक्स के बारे में जाना था और आज की वीडियो में जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको हम कवर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसको हम यहाँ से सही कर लेते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन की स्पेलिंग होती है INTRODUCTION, यहाँ पे ये नहीं रहेगा। तो इसमें जो पहला टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। तो मैंने रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन के बारे में कल की वीडियो में बताया था कि रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन क्या होती है। यहाँ पे एक बार हम इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ पे रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन का मतलब यही है कि अगर कोई बीमारी है तो उसमें जो भी पेशेंट है उसको जिन भी दवाइयों की रिक्वायरमेंट है सिर्फ वही दवाइयाँ उनको प्रिस्क्राइब की जानी चाहिए, उनको ज़्यादा दवाइयाँ नहीं दी जानी चाहिए। और रैशनल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लॉजिकफुली, यानी कि तर्क इसका मतलब होता है लॉजिकफुली। तो रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। तो चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन क्या है। तो आप यहाँ पे पहली स्टेटमेंट देख सकते हैं, इर्रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन इज़ ए मेजर प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में इर्रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन, यानी कि बिना सोचे समझे कोई भी दवाई लेके खा लेना या फिर कोई भी दवाई प्रिस्क्राइब कर देना। मेडिकल स्टोर वाले भी ऐसे ही बिना जाने बुझे ढेर सारी दवाइयाँ पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर देते हैं, दे देते हैं। उसी को हम इर्रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन कहते हैं, यानी कि बिना सोचे समझे दवाइयों को लेना ही इर्रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन है। तो ये एक पूरी दुनिया के अंदर मेजर प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या है। अब इसके बाद हम चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक अनुमान के मुताबिक मोर देन हाफ ऑफ ऑल मेडिसिन आर प्रिस्क्राइब डिस्पेंस आर सोल्ड इन अप्रोप्रिएटली। यहाँ पे कहने का मतलब ये कि आधे से अधिक दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं, डिस्पेंस की जाती हैं, सोल्ड की जाती हैं इन अप्रोप्रिएटली। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ भी इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है, दिया जाता है, यानी कि ठीक तरीके से उनका यूज नहीं किया जाता है। एंड हाफ ऑफ ऑल द पेशेंट फेल टू टेक देम करेक्टली। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हाफ ऑफ ऑल द पेशेंट, यानी कि आधे से अधिक जो भी पेशेंट हैं वो उन दवाइयों को ठीक टाइम पे नहीं लेते हैं या फिर लेना भूल जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ों के बारे में जाना कि अकॉर्डिंग टू WHO एस्टिमेट मोर देन हाफ ऑफ ऑल मेडिसिन आर प्रिस्क्राइब डिस्पेंस आर सोल्ड इन अप्रोप्रिएटली एंड हाफ ऑफ ऑल द पेशेंट फेल टू टेक देम करेक्टली। अब चलिए इसके बाद अगली स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पर दिया गया रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन रिक्वायर दैट पेशेंट रिसीव मेडिकेशन अप्रोप्रिएट टू देयर ओन क्लिनिकल नीड्स। तो अगर रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन जो है, अगर इसका सही मतलब निकाला जाए तो इसका मतलब होता है पेशेंट रिसीव मेडिकेशन अप्रोप्रिएट टू देयर ओन क्लिनिकल नीड्स। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जो भी पेशेंट है उसको वही मेडिसिन मिलनी चाहिए कि जो कि उसके क्लिनिकल नीड्स के लिए रिक्वायरमेंट है, यानी कि उसको जो भी बीमारी है उसी के अकॉर्डिंग ही उसको दवाई दी जानी चाहिए। अब चलिए इसके बाद अगला स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन इंक्लूड। तो अब इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। टू मेनी मेडिसिन पर पेशेंट, यानी कि एक ही पेशेंट को बहुत सारी दवाइयाँ दी गई हैं। इन अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, इस समय एंटीबायोटिक्स का यूज बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और ख़ुद से ही 2-3 एंटीबायोटिक ऐसे ही खा लेते हैं। तो ये सभी यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, यानी कि इन अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक है। ओवर यूज़ ऑफ इंजेक्शन व्हेन ओरल फॉर्मुलेशन वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसे पेशेंट होते हैं जो डॉक्टर्स को ये बोलते हैं कि हमें आप इंजेक्शन लगा दीजिए, वही सही रहेगा, हम ओरल फॉर्मुलेशन यानी कि टैबलेट या फिर दूसरे ओरल फॉर्मुलेशन नहीं लेंगे, हम जल्दी ठीक होना चाहते हैं। तो ओवर यूज़ ऑफ इंजेक्शन जो है वो भी इर्रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन है। तो यहाँ से हमें रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन और इर्रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन के बारे में पता चल गया है। तो चलिए अब इसके बाद अगले टॉपिक पे हम चलते हैं, जो कि है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है एविडेंस का मतलब क्या होता है? प्रूफ या फिर सबूत। तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, जिसको कि हम शॉर्ट में EBM भी कहते हैं, इसको इस तरह परिभाषित किया जा सकता है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू WHO जो इसका डेफिनेशन दिया गया है वो ये है, ए सिस्टमिक अप्रोच टू मेडिसिन in which doctors and other healthcare professional
यूज द बेस्ट अवेलेबल साइंटिफिक एविडेंस फ्रॉम क्लिनिकल रिसर्च टू मेक डिसीजन अबाउट द केयर ऑफ पेशेंट। तो यहाँ पे कहने की मतलब ये है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो क्या है, ये एक सिस्टमिक अप्रोच है, सिस्टमिक अप्रोच टू मेडिसिन इन विच डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई डॉक्टर है या फिर दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, उनके पास कोई पेशेंट गया, तो उसके बाद डॉक्टर्स ने उसके सिम्टम्स सुने। उसके बाद एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में क्या होता है कि जो भी डॉक्टर होता है वो प्रीव्यू करता है कि इस जो ये हमारे पास केस आया है इसके अकॉर्डिंग कितने क्लिनिकल रिसर्च हैं और उसके अकॉर्डिंग इसको सबसे बेस्ट साइंटिफिक एविडेंस पे कौन सी ट्रीटमेंट दी जा सकती है। तो इसी को हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, ए सिस्टमिक अप्रोच टू मेडिसिन इन विच डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो ए सिस्टमिक अप्रोच टू मेडिसिन इन विच डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूज द बेस्ट अवेलेबल साइंटिफिक एविडेंस फ्रॉम क्लिनिकल रिसर्च टू मेक डिसीजन अबाउट द केयर ऑफ पेशेंट। तो जो भी डॉक्टर है या फिर दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, वो बेस्ट अवेलेबल साइंटिफिक एविडेंस के बारे में प्रीव्यू करते हैं, देखते हैं कि इस मरीज को कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाए कि वो जल्दी ठीक हो जाए। तो इसी को हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं। अब देखिए इसका यूज क्या है, तो यहाँ पर दिया गया द यूज ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में हेल्प टू प्लान द बेस्ट ट्रीटमेंट। तो अगर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होगा तो ये डॉक्टर्स को और दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल स्टाफ्स को मदद करेगा, हेल्प करेगा किसमें, प्लान द बेस्ट ट्रीटमेंट एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ केयर एंड पेशेंट आउटकम। तो इसका फ़ायदा ये होने वाला है कि यूज़ ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो है वो हेल्प करेगा प्लान द बेस्ट ट्रीटमेंट, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ केयर एंड पेशेंट आउटकम में। अब देखिए जो इसके 3 मेन कंपोनेंट हैं उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है द 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, यानी कि EBM आर क्लिनिकल जजमेंट, रेलिवेंट साइंटिफिक एविडेंस एंड पेशेंट वैल्यू एंड प्रेफरेंस। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो है इसके 3 कंपोनेंट हैं। पहला है क्लिनिकल जजमेंट। तो जो भी डॉक्टर होगा वो सबसे पहले सिम्टम्स और डिजीज़ को देख के क्लिनिकल जजमेंट डिसाइड करेगा। उसके बाद रेलिवेंट साइंटिफिक एविडेंस, उसके पास उस केस से रिलेटेड जो भी साइंटिफिक एविडेंस होगा उसको देखेगा। उसके बाद पेशेंट वैल्यू एंड प्रेफरेंस, उसके बाद पेशेंट जो कहता है या फिर पेशेंट की प्रेफरेंस क्या है उसके बारे में वो देखेगा। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के, उसको आपको याद रखना है, वो है क्लिनिकल जजमेंट, रेलिवेंट साइंटिफिक एविडेंस एंड पेशेंट वैल्यू एंड प्रेफरेंस। तो चलिए इसके बाद हम अगला टॉपिक कवर करते हैं जो कि है एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। तो आपने नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के बारे में ज़रूर सुना होगा, तो इसी टॉपिक के बारे में इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए एसेंशियल मेडिसिन होती क्या है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसेंशियल मेडिसिन आर दोज मेडिसिन। तो एसेंशियल मेडिसिन आर दोज मेडिसिन दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी ऑफ हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि एसेंशियल मेडिसिन ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि सेटिस्फाई करती हैं, संतुष्ट करती हैं प्रायोरिटी ऑफ हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द मेजर पॉपुलेशन। तो जैसे अपना इंडिया है, यहाँ पे 140 करोड़ की आबादी है, तो इसमें से मैक्सिमम आबादी को यानी कि पॉपुलेशन को ऐसी दवाइयाँ जो कि सेटिस्फाई करती हैं उनका यूज बहुत ज़्यादा है, उन्हीं को हम एसेंशियल मेडिसिन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है द एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट नीड्स टू बी कंट्री स्पेसिफिक। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो भी एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट हैं ये सभी देशों के लिए अलग अलग होती हैं। जैसे किसी देश में कोई नई बीमारी है या फिर कोई दूसरी बीमारी है, वो बीमारी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होती है, तो उस बीमारी के ट्रीटमेंट में जो भी दवाइयाँ यूज की जाती हैं वो वहाँ के एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में शामिल होगी। तो इस स्टेटमेंट के कहने का मतलब ये है कि एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट जो है वो कंट्री स्पेसिफिक होती है। जैसे इंडिया की, अब अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ का एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट अलग है, अगर हम यूएस की बात करें तो वहाँ का एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट अलग है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ दिया गया है द मेडिसिन इन नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। तो आप इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में NLEM कहते हैं। शुड बी अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइस विथ एश्योर्ड क्वालिटी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो भी मेडिसिन नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में शामिल हैं
उनको कम कीमत पे उपलब्ध होना चाहिए और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा गया द मेडिसिन इन नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन शुड बी अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइस विद अस्योर्ड क्वालिटी। तो चलिए इसके बाद अगला स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ दिया गया द मेडिसिन यूज्ड इन द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इमर्जिंग एंड री इमर्जिंग इन्फेक्शन शुड बी इंक्लूड इन द लिस्ट। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ऐसी मेडिसिन जिनका यूज किया जाता है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में, जैसे अभी आपको पता होगा कि जब कोविड चल रहा था तो उस समय एम्फोटेरिसिन, एजिथ्रोमाइसिन इस तरह की दवाइयों की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी और इनकी ब्लैक मार्केटिंग होने लगी थी। तो जो हमारा कोविड था उस समय ये एक इमर्जिंग एंड री इमर्जिंग इन्फेक्शन था, तो उसमें जो भी दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं वो नेशनल मेडिसिन लिस्ट में होनी चाहिए। इसके अलावा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं जैसे आपका पोलियो हो गया, इसके अलावा दूसरे प्रतिरक्षाकरण प्रोग्राम यानी कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, उनके अंदर जो भी दवाइयाँ होती हैं वो सभी दवाइयाँ एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में शामिल होती हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया द प्राइमरी पर्पज ऑफ नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इज़ टू प्रमोट रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो इसका प्राइमरी पर्पज है ये है कि जो भी मेडिसिन है उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उनका लॉजिकफुली इस्तेमाल किया जाए, कंसिडरिंग द 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कॉस्ट, सेफ्टी एंड एफिकेसी। तो जो हमारा नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है इसमें 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। वो होता है कॉस्ट, इनकी कीमत अफोर्डेबल होना चाहिए कि इन्हें कोई भी बाई कर सकता है, कोई भी परचेज कर सकता है, और इनकी सेफ्टी अच्छी होनी चाहिए यानी कि इनकी क्वालिटी सही होनी चाहिए, और एफिकेसी, इनका प्रभाव अच्छा होना चाहिए। अब इसके बाद अगला स्टेटमेंट देखते हैं, इट प्रमोट प्रिस्क्रिप्शन बाय जेनेरिक नेम्स। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो भी एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है ये प्रमोट करती है कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखे जाते हैं उनको जेनेरिक नेम में लिखा जाए। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, आप इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है द फर्स्ट नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन ऑफ इंडिया वॉज प्रिपेयर्ड एंड रिलीज इन 1996। तो इंडिया की पहली नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जो है उसको 1996 में पब्लिश किया गया था। तो यहाँ पे हमने एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के बारे में जाना। अब चलिए इसके बाद जो आखिरी टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन। तो एसटीजी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो एसटीजी क्या है इसके बारे में हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो जैसे यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी बीमारी हो गई, कॉमन डिजीज हो गई, उसका एक प्रोटोकॉल बना होता है। जो भी डॉक्टर होते हैं उनको स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन के बारे में पता होता है। जैसे कि कोविड हो गया, ठीक है, तो जो भी कोविड है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन बनी हुई है सरकार के द्वारा, और ये सब गाइडलाइंस एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा बनाई जाती है कि अगर कोई बीमारी हो गई है तो उसका ट्रीटमेंट इन स्टेप्स में किया जाएगा। जैसे अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है कि आप सबसे पहले चाबी लगाएंगे, उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, क्लच दबाएंगे, उसके बाद एक्सेलरेटर लेंगे, उसके बाद धीमे धीमे आप क्लच छोड़ेंगे और उसके बाद एक्सेलरेट करेंगे, तब आपकी गाड़ी चलेगी। तो ये एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। उसी तरह ट्रीटमेंट के भी स्टैंडर्ड बने होते हैं। तो चलिए हम पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन इज ए systemically developed standard designed to assist practitioners and patients in making decision about appropriate health care for specific clinical circumstances। अब जैसे किसी को कोई बीमारी हो गई, उसके बाद वो गया डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर को उसका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन पता होता है कि हमें इससे क्या सवाल पूछने हैं, उसके बाद हमें क्या सोचना है, क्या जजमेंट लेना है, और उसके अकॉर्डिंग उसको कौन सी दवाई प्रिस्क्राइब करनी है। तो देखिए इसको हम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल या फिर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट पॉलिसी भी कहते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स आर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट पॉलिसी। अब देखिए इसके बाद का जो अगला स्टेटमेंट लिखा गया है वो लिखा गया है कि एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट एंड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन। देखिए एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट एंड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस आर एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रमोट इरेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन ये 2 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं किसके,
टू प्रमोट रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। तो यहाँ भी एक वर्ड आ रहा है रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। तो चलिए इसके बाद अगला स्टेटमेंट देखते हैं। STG लिस्ट द प्रीफर्ड फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम। तो इसके अंदर फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल दोनों तरह के ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया होता है। और अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं, द मोस्ट कॉमन डिजीज। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ऐसी बीमारियाँ जो कि बहुत ही ज़्यादा होती हैं, तो मोस्ट कॉमन डिजीज एंड सीरियस मेडिकल कंडीशन दैट हैव हाई मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट आर सेलेक्टेड इन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन। तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन के अंदर ऐसी बीमारियों को शामिल किया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, या फिर सीरियस मेडिकल कंडीशन जिसमें कि मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी। तो यहाँ पे मॉर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, मृत्यु, और यहाँ पे दिया गया है मॉर्बिडिटी, यानी कि ऐसी बीमारियाँ जिनकी होने की फ्रिक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होती है उसी को हम मॉर्बिडिटी कहते हैं। तो इसमें ऐसी बीमारियों को शामिल किया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है या फिर सीरियस मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ऐसी बीमारियों को स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन में शामिल किया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा फार्माकोथेराप्यूटिक्स का पहला जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। इसके बाद हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जिसमें कि जो भी डिजीज फार्माकोथेराप्यूटिक्स के अंदर दी गई है उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो जो पहले सिस्टम में जो हमारा डिजीज है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में शायद आपको 4 से 5 डिजीज के बारे में पढ़ना है। उसमें पहला है आपका हाइपरटेंशन। तो हम हाइपरटेंशन के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ाई करेंगे कि उसमें कौन सी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं, हाइपरटेंशन होता क्या, उसकी एटियोपैथोजेनेसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, इनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगे, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।